हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो ये क्लास है वो पहला लेक्चर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, जिसमें मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस नए चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। नाम है इशू एंड रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक सेमेस्टर 4 वाले विद्यार्थी जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, आइदर बॉयज सेक्शन के हो या गर्ल सेक्शन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिलता रहे। कॉर्नर में देखना एक बेल बटन होगा, उसको आप प्रेस कर लेना। क्लास अगर समझ में आए तो आप लाइक शेयर कर लेना अपने फ्रेंड के साथ, दूसरे कॉलेज में भी अगर कोई विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनके साथ भी। और अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या आती है, कोई डाउट आता है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर देना। मैं सारे बच्चों का डाउट जो है मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो चलिए, ऐसा है, मैं आज के क्लास में मैं आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। इशू एंड रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर। तो इशू एंड रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला वन बाय वन करके अगर मैं बात करूं, मैं तो एक चैप्टर है इशू एंड रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर। इशू एंड रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर। तो इशू एंड रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर में ना बच्चा हम लोग क्या क्या देखते हैं समझ लीजिए। ये चैप्टर का 2 पार्ट है। पहला पार्ट है इशू ऑफ डिबेंचर, पहला पार्ट है आपका इशू ऑफ डिबेंचर एंड दूसरा पार्ट है आपका रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स। एक तो पार्ट हो गया इशू ऑफ डिबेंचर का, दूसरा पार्ट जो है वो आपका रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर का हो गया। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। दोनों कॉन्सेप्ट में इसके दो पार्ट हैं इशू ऑफ डिबेंचर का। एक तो आपका नॉर्मल इशू है जो मैं बताऊंगा, और एक है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर रिडम्पशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक जो है आपका नॉर्मल डिबेंचर्स है, नॉर्मल इशू है, और एक है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर रिडम्पशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दो आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दो आपके अलग अलग टॉपिक है इसमें। अच्छा, रिडम्पशंस में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि डिबेंचर्स जो है, डिबेंचर्स होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर। तो देखो एक बात बता दूं, डिबेंचर कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुन लेना, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स जो है वो थोड़े से सिमिलरिटीज आते हैं, बस बहुत ज्यादा नहीं। चलिए, तो सर आप बता दो इसका डिफरेंस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर एक कंपनी है, ये आपकी एक कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है, और यहां पे बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, ये बहुत सारे जो हैं अलग अलग लोग हैं, ठीक है ना। ये आपका मार्केट के लोग। तो कंपनी जो है इसको एक डिबेंचर इशू करती है, एक पत्र इशू करती है जिसका नाम है ऋण पत्र, और बदले में ये पर्सन जो है इस कंपनी को कुछ पैसा देती है, कुछ फिगर देती है, और ये पैसे पे कंपनी जो है इसको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देती है। फिक्स रेट पे क्या देती है, ब्याज देती है। आइदर कंपनी को प्रॉफिट हो
या कंपनी को प्रॉफिट ना हो, कंपनी जो है ये पर्सन को, ये मार्केट के लोग को फिक्स रेट पे एक इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है, ठीक है ना, ब्याज देती है। अच्छा, तो सर यही तो मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स में भी आपने पढ़ा था। देखो प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात प्रायोरिटी जो होता है वो डिवेंचर्स होल्डर का पहले होता है ना। ये जितने भी लोग हैं ये सारे जो हैं आपके डिवेंचर्स होल्डर बन जाते हैं। तो डिवेंचर्स होल्डर का जो प्रायोरिटी है वो आपका प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के प्रायोरिटी से पहले का होता है। मतलब पहले आप डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट करो, और इफ आपके पास अगर कोई पैसा, किसी भी तरह का पैसा अगर बच जाए, तब फिर आप क्या करना, तब फिर आप डिवेंचर्स होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को पेमेंट करना, और उसके बाद अगर पैसा बचे तब जाकर के आप इक्विटी शेयर्स होल्डर को पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो जब हम डिवेंचर्स की बातें करते हैं तो दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट। अच्छा, डिवेंचर्स से भी पहले होता है आपका एक बॉन्ड, ठीक है ना, जैसे गोल्ड बॉन्ड हो गया, ठीक ना, स्टॉक बॉन्ड हो गया। तो बहुत तरह के डिफरेंट के बॉन्ड्स होते हैं। ये भी दैट इज अ टाइप्स ऑफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिवेंचर्स। ये भी आपका एक डिवेंचर्स का ही एक पार्ट्स है। ठीक है, चलिए तो अब मैं बात करता हूं आपके साथ में जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिवेंचर। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर में पहला जो टाइप्स है, पहला जो डिवेंचर्स है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ निगोशिएशन, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ निगोशिएशन या निगोशिएबिलिटी भी बोलते हैं लोग इसको, निगोशिएबिलिटी। देखो निगोशिएबिलिटी के हिसाब से अगर डिवेंचर्स को बांटे तो डिवेंचर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। सबसे पहला एक तो आपका रजिस्टर्ड डिवेंचर्स हो गया, एक आपका कौन सा डिवेंचर्स हो गया, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स हो गया, और दूसरा जो डिवेंचर्स है वो आपका बियरर डिवेंचर्स हो गया। दूसरा जो डिवेंचर्स है वो आपका बियरर डिवेंचर्स हो गया। तो एक तो आपका रजिस्टर्ड डिवेंचर्स है, दूसरा आपका बियरर डिवेंचर्स है। दोनों में अंतर क्या है समझ लो। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स जो होते हैं वो किसी खास आदमी को इशू किए जाते हैं। जैसे मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स जो है वो क्या होता है कि मैंने राम को इशू किया, श्याम को इशू किया, मोहन को, सीता को, गीता को, कुछ इस टाइप से मैं बात करूं तो ये हो गया आपका रजिस्टर्ड डिवेंचर। अच्छा, बियरर डिवेंचर्स होता है जिसमें कोई स्पेसिफाइड पर्सन का नाम नहीं हो, वो ब्लैंक है। जैसे एक बात बता रहा हूं, चलो ठीक है, आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा सर, आपने चेक कभी देखा है? चेक जो है वो XYZ बैंक का हो, यहां पे देखना पे टू करके लिखा रहता है, पे टू करके लिखा रहता है, सम ऑफ रुपीज डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे अमाउंट का कॉलम रहता है, ये आपका सिग्नेचर रहता है। देखा है आपने? देखो अगर पे टू में कोई एक स्पेसिफाइड पर्सन का, जैसे राम का हमने नाम डाल दिया और ये क्रॉस कर दिया चेक में और यहाँ पे मैंने साइन कर दिया, तो मेरे को एक बात बताना, ये जो चेक है वो किसको जाएगा? सिर्फ और सिर्फ राम को जाएगा। ये चेक सिर्फ किसको जाएगा? राम को जाएगा, और राम ही जो है इस चेक का इनकैशमेंट कर सकता है। लेकिन अगर हम ये यहां से राम को हटा दें और बस डॉट 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 डाले, तो अब जो चेक है वो किसको चला जाएगा? वो किसी भी खास पार्टी को चला जाएगा, किसी को भी चला जाएगा। मतलब ये चेक आपका बियरर के नाम पे जाना गया। इज इट क्लियर? ये चेक जो है आपका बियरर के नाम पे जाना गया। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि बियरर डिवेंचर्स क्या होता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या होता है। ठीक है ना? तो उसी तरह रजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब अगर ये डिवेंचर्स है, तो ये डिवेंचर्स में किसी खास पार्टी का अगर नाम हो,
खास पार्टी का अगर नाम हो तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका रजिस्टर्ड डिवेंचर कहलाता है। वही चीज अगर इसमें खास पार्टी का नाम ना हो, ये फिल इन द ब्लैंक तो ब्लैंक हो, तब फिर ये जो है वो आपका बियरर डिवेंचर कहलाता है। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया आपका निगोशिएबिलिटी के हिसाब से। अच्छा सर ऐसा है, ये हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के हिसाब से अगर हम डिवेंचर्स को बांटे, सिक्योरिटीज के हिसाब से अगर हम डिवेंचर्स को बांटे, तो डिवेंचर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट डिवेंचर्स, टू डिफरेंट पार्ट। पहला सिक्योर्ड डिवेंचर, सिक्योर्ड डिवेंचर्स, या फिर सिक्योर्ड का ही हम लोग एक और नाम डालते हैं मॉर्गेज्ड डिवेंचर, मॉर्गेज्ड। मॉर्गेज डिवेंचर्स ये हो गया। अच्छा दूसरा जो है इसके अलावे अनसिक्योर्ड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड या फिर मॉर्गेज के जगह नेकेड डिवेंचर्स हो गया, नेकेड डिवेंचर्स हो गया। ठीक है, तो एक तो हो गया सिक्योर्ड डिवेंचर, एक हो गया क्या चीज मॉर्गेज डिवेंचर, उसी तरह अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स दूसरा हो गया आपका क्या चीज नेकेड डिवेंचर्स। यहां तक अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, इसमें होता क्या है देखो, डिवेंचर्स कभी भी जब इशू किए जाते हैं ना तो साथ में सिक्योरिटी दिए जाते हैं कि भैया ठीक है कंपनी, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में ये चीज नहीं था, प्रेफरेंस शेयर्स में सिक्योरिटीज की कोई बातें नहीं हुआ करती थी। प्रेफरेंस शेयर्स में सिर्फ और सिर्फ पैसा लो, शेयर्स को देते बढ़ो, ठीक है ना, ये बातें हुआ करता था प्रेफरेंस शेयर्स में। डिवेंचर्स में ऐसा नहीं है, डिवेंचर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। डिवेंचर्स में क्या होता है समझ लीजिए, डिवेंचर्स में क्या होता है आपका, डिवेंचर्स में जब तक आप सिक्योरिटी ना दो, जैसे हमने क्या किया, कंपनी ने एक पर्सन को बोला कि भैया तुमको एक डिवेंचर देंगे, बदले में तुम हमको कैश दो। ये कंपनी, ये पर्सन क्या बोलेगा, हम तुमको डिवेंचर्स के बदले, तुम अगर पैसा लेके भाग गया, मेरा पैसा डूब गया, तब फिर हम क्या करेंगे, तो ऐसा करो तुम हमको किसी भी चीज का एक सिक्योरिटी दे दो। तो ये क्या करता है, कोई एसेट्स को, कोई एसेट्स का प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, ये सिक्योरिटी के तौर पे दे देता है, बदले में फिर ये इसको पैसे दे देता है। इज इट क्लियर? तो वैसे डिवेंचर, और जब कंपनी एट अ सर्टेन पीरियड, जब कंपनी वो डिवेंचर होल्डर को पैसा रिटर्न ना कर सके, पैसा रिफंड ना कर सके, तब फिर ये कंपनी, ये जो डिवेंचर होल्डर है वो उस कंसर्न असेट्स को या तो रिपोज कर लेता है या तो सेल कर लेता है, और अपना पैसा जो है वो निकाल करके बाकी पैसा जो है इस कंपनी को वापस कर देता है। तो ये हो गया आपका मॉर्गेज डिवेंचर्स या सिक्योर्ड डिवेंचर्स। अगर हम अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स की बात करें या नेकेड डिवेंचर्स की बात करें, तो यहां पे हमने देखा सिक्योर्ड डिवेंचर्स और नेकेड डिवेंचर्स में, डिवेंचर्स जो होते हैं ना, डिवेंचर्स जो होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है। डिवेंचर्स में किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट डिवेंचर ही इशू कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सर सिक्योर्ड डिवेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स की बातें। अच्छा ये थ्योरी में भी काम आएगा, ये थ्योरी में भी काम आएगा। पॉइंट नंबर सी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशंस। रिडम्पशंस के बेसिस पे अगर हम डिवेंचर्स को बांटे तो सबसे पहला डिवेंचर जो है रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर्स, और दूसरा जो डिवेंचर्स है वो है आपका इररिडीमेबल इररिडीमेबल डिवेंचर्स। ठीक है, तो एक तो रिडीमेबल डिवेंचर्स हो गया, दूसरा क्या हो गया बताना, इररिडीमेबल डिवेंचर्स। तो रिडीमेबल डिवेंचर्स और इररिडीमेबल डिवेंचर्स में दोनों में फर्क क्या है ये समझ लीजिए।
रिडीमेबल डिबेंचर्स कहने का मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद डिबेंचर्स का जो कैपिटल अमाउंट है वो आपको क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बताना, वापस कर दिया जाता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं हमने डिबेंचर्स होल्डर से 10,000 पैसे लिए, तो 10,000 जो है एक सर्टेन पीरियड के बाद हम कंपनी को क्या करेंगे, वापस कर देंगे। हम कंपनी को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। अच्छा, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, सॉरी, कंपनी वापस करेगी डिबेंचर्स होल्डर को, सॉरी, कंपनी जो है वो डिबेंचर्स होल्डर को वापस करेगी। अच्छा, इररिडीमेबल डिबेंचर्स कहने का मतलब होता है वो डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स कहने का मतलब होता है वैसे डिबेंचर्स जो डिबेंचर्स जो है जब कंपनी सिर्फ जब वाइंडिंग अप हो, ठीक ना, कंपनी जब डिसॉल्व हो तभी वो डिबेंचर्स को रिडीम किया जा सकता है, अनलेस अनटिल वो डिबेंचर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे जो है वो आपको वापस किए जाते हैं, उसके पैसे सिर्फ दिए जाते हैं। समझ में आ गया? तो यहां तक अगर समझ में आ गया होगा, यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो मैं आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं। देखिए, अगर हमने यहां पे डेट ऑफ इशू है, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है, डेट ऑफ इशू है, तो आपका T0, T1, ठीक है ना, T0 हो गया, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया, ये टाइम दिखा रहा है। 5 साल के बाद यहां पे 5 साल के बाद हमने यहां पे क्या किया, डिबेंचर्स को रिडीम कर लिया। डिबेंचर्स को हमने क्या कर लिया, रिडीम्ड कर लिया। तो डिबेंचर्स को जब रिडीम करेंगे मतलब क्या, इस तारीख को यहां पे अगर ये कंपनी है और ये प्रेफरेंस डिबेंचर्स होल्डर, कंपनी ने इसको डिबेंचर्स दिया था, बदले में इसने इसको कैश दिया, ठीक है। यहां पे जस्ट ऑपोजिट हो गया। यहां पे अगर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है और ये पर्सन है, तो अब ये इसको वापस से क्या कर रहा है, डिबेंचर्स रिटर्न कर दे रहा है, भैया ले जाओ अपना डिबेंचर्स, और बदले में तुम हमको मेरा जो कैश था वो वापस हमको कर दो, ठीक है ना। तो ये आपका इस दिन रिडीम हो गया। और ऐसे डिबेंचर जो एक सर्टेन पीरियड, देखो क्या ये आपका पीरियड 5 साल है, 5 इयर्स है, तो 5 साल के बाद ये डिबेंचर्स को क्या कर लिया गया, ये डिबेंचर्स को रिडीम कर लिया गया। 5 साल के बाद ये डिबेंचर्स को क्या कर लिया गया, रिडीम कर लिया गया। इज इट क्लियर? अच्छा, इररिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होता है ये भी समझ लीजिए। इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ये पीरियड यहां पे मेंशन ही नहीं रहेगा, ये पीरियड यहां पे मेंशन ही नहीं रहेगा, ये सारे कुछ नहीं रहेंगे। ये सीधा हर एक साल, ईच एंड एवरी ईयर कंपनी सिर्फ जो है आपको क्या देते जाएगी, इंटरेस्ट देते जाएगी। कंपनी सिर्फ और सिर्फ जो है आपको क्या देते जाएगी, इंटरेस्ट देते जाएगी। समझ में आया, नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो यहां तक ओके, नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं इसको नेक्स्ट क्लास जो है डिस्कस कर दूंगा और भी अच्छे से। तो कंपनी जो है इररिडीमेबल डिबेंचर्स में टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन कंपनी हैज ओनली पे हिज और हर, ठीक है ना, कंपनी जो है उसका जो डिविडेंड अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है, बस वो जो है वो पेमेंट करती है, बाकी एक भी पैसा कंपनी नहीं देती है। पॉइंट नंबर डी, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी में, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी में आप डिबेंचर्स को क्लासिफाई करते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कौन सा डिबेंचर्स, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। देखो ये दोनों में अंतर क्या है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या है और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होता है ना बाबू, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होता है ये वैसे डिबेंचर्स होते हैं, वैसे डिबेंचर्स होते हैं which can be converted into either other class of debentures, या तो फिर which can be convertible into preference shares, which can be converted into equity shares or any of the three, ठीक है ना, any of the three। कहने का मतलब वैसे डिबेंचर्स जो आप जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या चीज में
कन्वर्ट कर सकते हैं आप अदर क्लास ऑफ डिवेंचर। जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देते हैं, 8% वाला डिवेंचर्स था, कुछ दिन के बाद कंपनी ने ये डिवेंचर्स को 12% वाला डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया। इट में पॉसिबल और नॉट। 12% वाले डिवेंचर्स में कंपनी ने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कि अब से मैं तुमको 8% डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं तुमको 12% पे दूंगा। ठीक है, 12% पे दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अच्छा, या तो फिर इसको हम 10% वाले प्रेफरेंस शेयर्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये हो सकता है। सर ऐसा है ना, प्रेफरेंस शेयर्स में किया ना डिवेंचर्स में किया, आपने इसी को कन्वर्ट जो है वो इक्विटी शेयर्स में कर दिया। आपने इसी का कन्वर्जन जो है वो क्या चीज में कर दिया, तो इक्विटी शेयर में कर दिया। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कौन सा टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है। इसका नेचर क्या है, कन्वर्टेबल है, मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर क्लास ऑफ डिवेंचर्स और प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स और एनी ऑफ देम। ठीक है। अच्छा, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वैसे डिवेंचर्स होते हैं जिसको कंपनी वापस ही नहीं कन्वर्ट ही नहीं कर सकती है। मतलब एक बार अगर कंपनी ने 8% पे डिवेंचर्स को इशू कर दिया है, तो कंपनी जो है जब तक इसको पूरा रिडीम ना कर ले और कंपनी इस प्रेफरेंस इसके डिवेंचर्स होल्डर को पैसे ना दे दे, तब तक जो है कंपनी इसका डिवेंचर्स को कन्वर्ट दूसरे क्लास में या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में या फिर इक्विटी शेयर्स में नहीं कर सकता है। समझ में आ गया बात। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपके क्या चीज, कन्वर्टेबिलिटी डिवेंचर्स के बारे में। अच्छा, एक है आपका नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। कूपन रेट के बेसिस से शायद हमको लगता है ई होगा, ये पांचवा टाइप का। हाँ, नेगोशिएबिलिटी बता दिया, सिक्योरिटीज बता दिया, रिडम्पशन बता दिया, कन्वर्टिबिलिटी बता, हाँ पांचवा ही होगा। चलिए, कूपन रेट के हिसाब से स्पेसिफिक कूपन रेट ऑफ डिवेंचर्स, स्पेसिफिक कूपन रेट ऑफ डिवेंचर्स। दूसरा है जीरो कूपन रेट ऑफ डिवेंचर्स। एक तो स्पेसिफिक कूपन रेट ऑफ डिवेंचर्स हो गया और दूसरा है जीरो कूपन रेट ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, जीरो कूपन रेट ऑफ डिवेंचर्स। देखो दोनों में अंतर क्या है। कूपन रेट मतलब ना बाबू, कूपन रेट मतलब इसके बारे में बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कूपन रेट इंडिकेट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है ना, मतलब जैसे अगर 8% डिवेंचर्स है, 8% अगर आपका डिवेंचर्स है, तो जो ये 8% जो इंडिकेट कर रहा है ना, यही आपका कूपन रेट है। यही आपका कौन सा रेट है बताना, कूपन रेट है। तो ये जो है आपका कूपन रेट है। बात समझ में आ गया। अगर ये 8% जो है डिवेंचर्स है, तो दैट 8% इज कॉल्ड कूपन रेट। ठीक है, तो स्पेसिफिक कूपन रेट कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डिवेंचर्स जिसमें 8%, 10%, 9%, 5, मतलब कोई एक रेट आपका मेंशन है। और जीरो कूपन रेट मतलब आप डिवेंचर्स होल्डर को किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं देते। तो अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, सर जब डिवेंचर्स होल्डर को हम इंटरेस्ट ही नहीं देंगे तो डिवेंचर्स होल्डर इन्वेस्ट क्यों करेगा। देखो, डिवेंचर्स होल्डर जब इशू करता है तो मान लेता हूं कुछ इस टाइप से बोल रखा है, देखो 10 रुपया में हम डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं,
लेकिन यही डिवेंचर्स को हम 18 रुपया में रिडीम कर लेंगे 5 साल बाद। मतलब 5 साल के बाद 18 रुपया हमको मिल जाएगा, तो 18 रुपया मतलब 8 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो हम चलो ठीक है, तुम हमको इंटरेस्ट दो चाहे नहीं दो, हम तुमको एक डिवेंचर के लिए पैसा हम दे देते हैं, ठीक है ना, और तेरा डिवेंचर जो है तुम हमको इशू कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो मेरे को एक बात बताना, ये आपका संभव है कि नहीं है? तो 0 कूपन रेट पे भी डिवेंचर इशू किए जाते हैं, बट ऐसा संभावना बहुत कम के बराबर होता है। और कंपनी जो है अब जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कूपन रेट वाला ही डिवेंचर जो है इशू करने का परमिशन देती है, जैसे रिडीमेबल प्रेफरेंसेस और इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस। तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंसेस को ही इशू करने का ऑर्डर देता है, बाकी दूसरे शेयर्स को इशू करने का ऑर्डर कंपनी के पास नहीं है। समझ में आ गया यहां तक? चलो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके आगे समझो, इसके आगे समझो। ये तो यहां तक हमें लगता है खत्म हो गया होगा, यहां तक किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आया होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जब भी हम इशू ऑफ डिवेंचर्स की बात करें, इशू ऑफ डिवेंचर्स की बात करें, तो इशू ऑफ डिवेंचर्स में आपके 3 तरह के डिवेंचर्स को इशू किया जा सकता है। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन other than cash, for consideration other than cash, और लास्ट है for collateral securities, collateral securities। मतलब डिवेंचर्स जो इशू किए गए वो आपको कैसे कैसे किए गए, तो कैसे कैसे किए गए मतलब आपको डिवेंचर्स जो है वो आपको प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश में किए गए, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश किए गए, या तो फिर कोलेटरल सिक्योरिटीज पे डिवेंचर इशू किए गए। ठीक है, तो मैं ये दोनों तो बाद में डिस्कस करता हूं, पहले आज के क्लास में कोलेटरल सिक्योरिटी ही पढ़ लो, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे धोखा खा जाता है कि सर कोलेटरल सिक्योरिटीज वाला क्या है, ये आज तक हमें अच्छे से समझ में नहीं आया। यकीन मानो आज के बाद आप कभी जीवन में भूलोगे भी नहीं, कभी जीवन में आप नहीं भूलोगे कि आपका कोलेटरल सिक्योरिटीज जो है, इसके अलावे आप कैश और कंसीडरेशन अदर देन कैश के अलावे जो आप कोलेटरल सिक्योरिटीज में डिवेंचर्स को इशू करते हैं वो आप कैसे करते हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो एक बात बता रहा हूं, डिवेंचर्स जो है, डिवेंचर्स जब हम इशू करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, कंपनी ने इसको डिवेंचर्स इशू किया, बदले में ये पर्सन ने इसको इसका कैश दिया, बस यही होता है। और जर्नल एंट्री यहां पे बन गया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, टू डॉट 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 परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, और यहां पे जो है वो अमाउंट आ गया आपका, ये अमाउंट जो है यहां पे आ गया, और तो यहां पे किसी भी तरह की कोई बातें नहीं है। ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। तो जैसे आपने यहां पे देखा ये चीज, यहां पे जैसे ये चीज देखा आपने, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। डिवेंचर्स जो है ये आम आदमी को इशू नहीं कर रहा है। अब क्या है ना, ये कंपनी जो है एक दूसरा कंपनी के पास चला जाता है और उसका नाम होता है बैंक। उसका नाम क्या होता है? बैंक। जॉइंट स्टॉक कंपनी इस बैंक को जाकर के बोलता है कि भैया ऐसा करो,
तुम हमको लोन दो, तुम हमको क्या दो, लोन दो, 10 लाख 5 लाख 6 लाख वट एवर दी अमाउंट, हमको तुम लोन दो, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, अब मेरे को एक बात बताना, चलिए तो देखेंगे यहां पे हम लोगों ने और क्या देखा। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसको लोन चाहिए, बैंक के पास गया, बैंक वाला क्या आपको फ्री में लोन दे देगा, बताओ, बैंक वाला क्या ऐसी आपको लोन दे देगा? तो आंसर इज नो, बैंक वाला आपको ऐसी लोन नहीं देने वाला है। तो क्या करेगा, क्या करेगा, बैंक बोलेगा कि भैया तुम हमको, इससे बात करेगा, बोलेगा तुम हमको कोई चीज का सिक्योरिटीज दो, कोई सिक्योरिटी दो, ताकि कल के डेट में तुम अगर पैसा लेकर के भाग जाते हो तो मैं उसको बेच करके मैं रिकवर कर लेता हूं, ठीक। तो अब जॉइंट स्टॉक कंपनी ने क्या किया, इसको मान लेता हूं सपोज 2-3 ऑप्शन है, या तो कोई फिक्स्ड एसेट्स के सिक्योरिटीज दे दिया, या तो फिर लायबिलिटीज का सिक्योरिटी दे दिया। अब आपको ध्यान से समझो, आज तक तो आपने यही सुना होगा कि जब भी हम कहीं पे लोन लेते हैं तो हमने क्या किया था, ये घड़ी जो है गिरवी दे दिया था और बदले में आपसे लोन ले लिया था, हमने ये सुना था। अब बोल रहे हो कि सर लायबिलिटीज को गिरवी देकर के आप लोन ले रहे हैं, मतलब लोन ले रहे हैं और एक और गिरवी, एक लायबिलिटीज ही दे रहे हैं, क्या ये बैंक एक्सेप्ट कर लेगा? तो आंसर इज बिल्कुल यस, एक्सेप्ट कर लेगा। और यही है कोलेटरल सिक्योरिटीज। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब प्योर सिक्योरिटीज नहीं है, ये प्योर सिक्योरिटी नहीं है, कोलेटरल सिक्योरिटी है। कैसे? समझ लीजिए बात, समझ लीजिए। अब एकदम नया चीज, बिल्कुल नया बात। मान लेता हूं एक ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, और ये आपका एक बैंक है, नाम है बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक पर्सन यहां पे बैठा हुआ है, यहां पे एक पर्सन बैठा हुआ है, और यहां पे भी जो है एक बंदा आपका बैठा हुआ है। अब देखो ये एक दूसरे से ये लोग बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है? ये पर्सन और ये पर्सन, इसका नाम है शर्मा जी और इसका नाम है वर्मा जी। देखो दोनों जो है अपने अपने कंपनी, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो आपका वर्मा जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी शर्मा जी जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एसबीआई जो है उसमें वर्मा जी अपने बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात क्या कर रहा है कि भैया तुमको हमसे बैंक से लोन चाहिए, तो चलो ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को लोन मिल गया, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी ने जर्नल एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, बैंक लोन अकाउंट। ये जर्नल एंट्री जो है ये आपका पास हो गया, ठीक है ना, किसके बुक में? जॉइंट स्टॉक कंपनी के बुक में। किसके बुक में? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बुक में ये एंट्री पास हो गया, ठीक है। अब समझ लो एक बात और, जैसे ये एंट्री पास हुआ होगा, जैसे ये एंट्री पास हुआ होगा, मेरे को एक नॉर्मल सी बात बताना, नॉर्मल सी एक बात बताना, क्या ये बैंक आपसे सिक्योरिटीज मांगेगा, मॉर्गेज मांगेगा? बिल्कुल सर, इसका 8% है लोन का इंटरेस्ट, मतलब प्रत्येक माह, अगर प्रत्येक साल अगर ये 10,000 का है तो प्रत्येक साल जो है 10,000 का 8% ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है इस बैंक को इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा। मतलब बैंक इंटरेस्ट, यहां पे लोन का जो है इंटरेस्ट जो है वो आपका कंपनी जो है इसको, सॉरी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एसबीआई को क्या 800 रुपया देगा? कैसे सर? तो 10,000 का 8%, क्या ये 800 हो गया?
हो गया। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि बैंक लोन लिया है एसबीआई से, तो लोन के बदले हर एक माह जो है, प्रत्येक साल वर्ष जो है, ये इंटरेस्ट का पैसा देगा, और वो अमाउंट कितना होगा, 800 होगा। वो अमाउंट कितना होगा, 800 होगा। अब क्योंकि ये बोला था कि तुम ऐसा करो, हमको कोई चीज का सिक्योरिटी दो, तो इस पर्सन के पास जो है सिक्योरिटी देने के लिए सोचा कि अगर हम एसेट्स को उठा करके दे देते हैं तो मेरा एसेट्स तो इसके पास चला जाएगा, हम वो एसेट्स को बाद में फिर यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं, तुमको हम एक नया जो है डिवेंचर ही इशू कर देते हैं, डिवेंचर इशू कर देते हैं, डिवेंचर इशू कर देते हैं। और ये डिवेंचर जो है 10% वाला होगा, ये डिवेंचर 10% वाला होगा। तो एसबीआई क्या बोलता है कि ठीक है, तुम हमको डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो क्या हमको तुमको पैसा देना पड़ेगा। ये बात वर्मा जी ने शर्मा जी से किया। शर्मा जी ने को बोला कि भैया ठीक है, तूने तो मेरे को डिवेंचर्स दिया, लेकिन क्या वो डिवेंचर्स के बदले हमको पैसा देना पड़ेगा। तो शर्मा जी ने बोला कि नहीं, पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर्स को अपने बुक्स में दिखा दो और मैं अपने बुक में क्रेडिट कर दूंगा। तो भैया अगर हम सिर्फ क्रेडिट करें तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है कि ईच एंड एवरी डेबिट हैड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, क्या वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया, क्या उसको हमने जो है एब्लिश कर दिया कि नहीं कर दिया। तो नियमतः तो ये तो गलती हो गया, क्योंकि कंपनी ने यहां पे दिखा दिया टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट अमाउंट जो भी था, मान लेते हो सपोज 20,000 का डिवेंचर्स हम तुमको देंगे, ये कंपनी ने अपने बुक्स में दिखाया। बोला कि भैया तुमसे पैसे हम लेंगे नहीं, अगर पैसे लेता तो क्या यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखाते, तो बिल्कुल हम यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखाते, हम बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखाते। तो मेरे को एक बात बताना, जब ये बैंक अकाउंट हम यहाँ पे दिखाते, ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, क्या वर्मा जी आपको पैसा देगा दोबारा, क्योंकि एक बार तो यहां भी दे चुका है, एक बार यहां पे, क्या दोबारा आपको पैसा देगा। तो आंसर इज नो, कभी नहीं देगा दोबारा आपको पैसा। क्यों दोबारा पैसा नहीं देगा, क्योंकि पहले लोन भी दिया, ठीक ना, और पैसे दे रहा है, तब तो ये नुकसान हो गया ना। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में यहां पे आपको पैसा जो है वो नहीं मिलेगा। तो जब पैसा नहीं मिलेगा तो फिर हम यहां पे क्या करेंगे, तो हम यहां पे डिवेंचर सस्पेंस दिखाएंगे। हम यहां पे क्या दिखाएंगे, डिवेंचर सस्पेंस डेबिट, और अमाउंट आ जाएगा 20,000। अच्छा, इसको भी जो है 20,000 हम यहां पे दिखा देंगे। तो इसका कहने का मतलब आपका 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट मैच कर गया कि नहीं कर गया। और इसी को हमने क्या बोला, कोलेटरल सिक्योरिटीज बोला है। इसी को हमने क्या बोला, तो कोलेटरल सिक्योरिटीज बोला, मतलब डिवेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर्स जो है हमने पैसे में इशू नहीं किया, हमने सिक्योरिटीज के तौर पे इशू किया था। लेकिन ये कब होगा, जब आप किसी से लोन लेते हो तब होगा। अगर आपने लोन ही नहीं लिया, अगर आपने लोन लिया ही नहीं, तो क्या ये एंट्री पास होगा, नहीं होगा। तो अब हमको लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोलेटरल सिक्योरिटीज वाला। मैं इसी में आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो देखिए, मैं थोड़ा सा पुराना बैलेंस शीट यहां पे बात करूंगा। ये लास्ट टॉपिक होगा और उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा, प्रेजेंटेशंस ऑफ कोलेटरल इशू, कोलेटरल इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो देखो, इसका दो कहानी है, दो कहानी बन जाए। व्हेन issued when such amount shown in बैलेंस शीट, जब आप बैलेंस शीट में इसको दिखाते हो, और दूसरा when amount does not shown in बैलेंस शीट, जब आप इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हो। तो दो बातें हैं, जब बैलेंस शीट में आप दिखाओगे तब क्या करोगे, और जब बैलेंस शीट में आप नहीं दिखाओगे तब आप क्या करेंगे, ठीक है, तब आप क्या करेंगे। तो जब बैलेंस शीट में जब आपको दिखाना हो तो सीधा सा बात है,
ये आपका बैलेंस शीट बना दिया हमने। यहां पे आप सबसे पहले तो 8% वाला बैंक लोन दिखाएंगे। आप 8% वाला बैंक लोन दिखा देंगे। अमाउंट कितना, 10,000 का था तो 10,000, और साथ में 10% वाला डिवेंचर्स भी दिखा देंगे 20,000 का। ये आपका समझ में आ गया होगा 30,000। ये हो गया। अच्छा, इधर आ जाएगा आपका क्या चीज, बैंक। बैंक में बैलेंस आ गया 10,000 का, और साथ में डिवेंचर सस्पेंस जो है वो भी हम यहीं पे दिखा देंगे। डिवेंचर सस्पेंस जो है वो 20,000, और ये टोटल आ गया 30,000। ये एक काम का, ये पुराना बैलेंस शीट है, ध्यान से सुनना, ये आपका ओल्ड बैलेंस शीट है। ये आपका ओल्ड बैलेंस शीट है। अच्छा, जब आप इसका अमाउंट को, डिवेंचर सस्पेंस का अमाउंट को आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, तब आप कैसे बनाते हैं, तब आप ज्यादा ध्यान मत डालना, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बता देखना। यहां पे बैंक आप दिखा दोगे 10,000 का, और यहां पे 8% वाला बैंक लोन, 8% वाला बैंक लोन जो है वो दिखाएंगे आप 10,000 का, और ब्रैकेट में लिखेंगे डॉट 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 10% वाला, ये डॉट 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 क्या चीज को इंडिकेट करता है, नंबर को। 10% वाला डिवेंचर्स ऑफ रुपीज डॉट 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 ईच issued as a collateral security, issued as a collateral securities। बस, तो टोटल हो गया, यहां पे नंबर, यहां पे अमाउंट, ठीक है ना। और ये टोटल आपका 10,000 और 10,000, बस यहां पे खत्म। और इसके आगे कोई कॉन्सेप्ट, किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगर आ गई हो बात समझ में, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास जो है आपके साथ, मैं इसका इशू फॉर इशू ऑफ कंसीडरेशन एंड अदर देन कंसीडरेशन जो है, मैं दोनों कॉन्सेप्ट को, दोनों टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ओके, थैंक यू।